नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 8 की जो हिंदी सब्जेक्ट की पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बस की यात्रा जो है यह हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी हमें यह बता रहे हैं कि किस तरह से पुरानी और ख़राब जो बस है, एकदम जर्जर हालत में वो बस है और वो सड़कों पर दौड़ रही है और उस बस का जो मालिक है उसकी तो सिर्फ यही कामना है कि वह केवल धन कमाना चाहता है। वह यात्रियों की जान माल की हानि की कोई चिंता नहीं करता है। वो तो सिर्फ अपना धन बढ़ाना चाहता है। तो देखते हैं इस कहानी में कैसे वो बस की यात्रा कर रहा है। तो इसमें लेखक कह रहा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया था कि शाम को 4 बजे ही बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो लेखक और उसके मित्र पन्ना से जा रहे थे, जो सतना के लिए बस थी, और ये कब की बात है? शाम को 4 बजे की, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। कि वो ट्रेन में जाना चाह रहे थे तो वो जबलपुर से वो ट्रेन जाती थी और वहाँ तक उनको बस में जाना पड़ता था। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था कि हमने समय का प्रबंध इस प्रकार किया कि हम सुबह जो काम का टाइम होता है, ऑफिस का जो टाइम होता है, उस टाइम हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम में से 2 मित्रों को सुबह काम पर भी जाना था। इसलिए वापसी का मतलब वापस आने का यही रास्ता अपनाना हमें ज़रूरी लगा। लोगों ने हमें बहुत सलाह दी कि समझदार आदमी जो होता है वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करता है, कि जो समझदार है वो इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करेगा, और जो नासमझ है वही व्यक्ति इस शाम वाली बस में सफ़र करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक को लगा कि रास्ते में डाकू मिलते हैं, जिसके कारण जो समझदार आदमी है वो शाम को सफ़र नहीं करता। तो एक ने कहा नहीं, बस ही क्या है, डाकिन है। कि डाकू तो नहीं मिलते, मगर बस ही क्या है, डाकिन है। डाकिन क्या होता है? डाका डालने वाली। तो ये बस को ही उन्होंने डाकिन बताया है। तो ये देख लो, ये बस है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा मतलब उस बस के प्रति लेखक के जो आदर भाव थे वो व्यक्त होने लगे थे। खूब वयोवृद्ध थी वो बस। वयोवृद्ध मतलब बहुत अधिक पुरानी वो लग रही थी। वयोवृद्ध वैसे इंसानों के लिए काम में आता है जो बहुत अधिक उम्र का हो जाता है। उसी प्रकार यह बस भी बहुत ज़्यादा साल पहले से चलती आ रही थी। सदियों के अनुभव के निशाने लिए हुए थी। सदियों मतलब युगों युगों से। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। कि लोग इस बस से क्यों सफ़र नहीं करना चाहते थे, वो बात यहाँ हम देखने जा रहे हैं। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होता होगा। लेखक ने सोचा कि बेचारी बूढ़ी है, इसलिए बुढ़ापे में ज़्यादा सवारी बैठ जाती है तो बेचारी की सीटों में दर्द होने लगता होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, कि ये बस अब सवारी ढोने के योग्य नहीं थी, बल्कि ये अब पूजा करने के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? कि बेचारी बूढ़ी हो गई है, बूढ़े के ऊपर कोई सवारी थोड़ी करता है। जैसे बूढ़े दादा दादी हो जाती है तो बच्चे ये थोड़ी कहते हैं कि आप हमें गोदी में उठाकर इधर उधर
घुमाओ। वो तो सिर्फ उनके साथ खेलना ही उनको अच्छा लगता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे कि बस जो थी वो साझे में खरीदी हुई थी। तो बस का जो एक हिस्सेदार था वो भी इसी बस में जा रहा था कि दोहरे मालिक थे इस बस के। हमने उनसे पूछा कि उस बस के मालिक से पूछ लिया, यह बस चलती भी है क्या? तो वो बोला, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, ये तो बहुत चलती है। हमने कहा, फिर वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है ये है। तो उस मालिक ने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी, ऐसे थोड़ी है कि कोई दूसरा चलेगा, अपने आप ही चलती है ये। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप ही चलती है कि इतनी पुरानी बस है और अपने आप ही चल रही है, ये तो गजब की बात है, मतलब आश्चर्य हो रहा है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। उनका एक मित्र था जो डॉक्टर था, उसने कहा कि हमें डरना नहीं है, चलो बस में चलते हैं। बस बहुत अनुभवी मालूम पड़ती है कि जो ज़्यादा उम्र का हो जाता है वो अनुभव उसमें कूट कूट कर भरे रहते हैं। तो ये बस भी अनुभवी हो चुकी है। नवी नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है कि जैसे ये नई जो अभी अभी जो बसें निकल के आ रही हैं उनसे ज़्यादा ये बस विश्वसनीय है, क्योंकि जो पुरानी बसें हैं उनके पुर्जे, उनकी मजबूती वो ज़्यादा होती है और अब वाले जो साधन आ रहे हैं उनमें इतनी मजबूती हमें नहीं देखने को मिलती। तो नई नवेली दुल्हन से तुलना किसकी की जा रही है यहाँ? उस पुरानी की नई नवेली दुल्हन यहाँ किसको बताया है? जो नई बसें हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर ये चलने वाली बस है कि ये बस हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह हमें देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं कि छोड़ने आए थे, उनको लग रहा था चलो विदा कर दिया, अब ये वापस नहीं आ पाएंगे। उनकी आंखें ये हमें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो जाएगा। उनको तो यही लगने लगा कि अब शायद ये वापस आए। राजा रंक फकीर, मतलब जो राजा है वो भी, उसको भी एक ना एक दिन इस धरती से जाना पड़ता है। रंक मतलब जो गरीब है उसको भी जाना पड़ेगा और जो फकीर है उसको भी जाना पड़ेगा, कि सभी को एक ना एक दिन इस धरती से जाना ही पड़ता है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब उसको कोई कारण चाहिए। तो ये कूच करना मतलब जाना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, मतलब उसमें आवाज आनी शुरू हो गई थी। ऐसा जैसे सारी बस ही क्या है, इंजन है, कि पूरी बस ही खड़खड़ 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 ऐसे हिलने लगी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो आप ये मत समझना इंजन के भीतर बैठ गए। इंजन के पास जो सीट होती है आगे, केबिन जिसको बोला जाता है, तो लेखक और लेखक के मित्र वहाँ बैठ गए, ना कि इंजन के अंदर वो घुसे हुए थे। कांच बहुत कम बचे थे कि वो बस ज़्यादा हिल रही थी, इस कारण उसके कांच भी बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। कोई एक आधा कांच ही उसके बचा था और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, कि हमें डर लगने लगा कि कहीं ये कांच भी टूट कर हम पर ना गिर पड़े। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, मतलब हम थोड़े दूर हो गए उस खिड़की से। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, कि जैसे सीट के नीचे इंजन होता है तो पूरी सीट हिलती रहती है ना, वैसे ही लेखक को लगा कि हमारी
सीट के नीचे इंजन है। तो ये देखो, ये यात्रा कर रहे हैं, बैठे हैं बस में। ये बस के अंदर का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। बस सचमुच चल पड़ी है, कि वास्तव में वो बस क्या है, चलना शुरू हो गई है। और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो उस बस की तुलना कब से की जा रही है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था 1920 को, कि ये बस जो है ये 1920 के असहयोग आंदोलन के समय की है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था 1930 को, उस समय की है। और ऐसे अगर इसको देखा जाए तो असहयोग मतलब इसका अलग करो, सहयोग, जो सहयोग नहीं दे वो होता है असहयोग। तो असहयोग, सहयोग का विलोम शब्द हो जाता है असहयोग, मतलब साथ नहीं देना। सविनय, इसके भी टुकड़े करें तो विनय तो होता है प्रार्थना, और इसमें स लगा दें तो ये हो जाएगा प्रार्थना के साथ या प्रार्थना सहित। उसी प्रकार अवज्ञा है, अवज्ञा होती है आज्ञा न मानना, कि कोई भी बात हो उसको मानना नहीं, वो होता है अवज्ञा। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, किसको, बस को। ट्रेनिंग क्या होता है, प्रशिक्षण। जैसे आप कोई काम करते हो तो आपको पहले वो काम बताया जाता है कि कैसे वो काम किया जाएगा, तो वो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे बल्कि असहयोग कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कि वो एक साथ संतुलन नहीं बना पा रहे थे, तो उनमें ये वो असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट जो है वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी ये लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी जो है वो आगे भागती जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक ने ये व्यंग्य किया है कि हमें तो ऐसे लग रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। एकाएक मतलब अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है। कि बस रुकने का जो कारण है वो क्या था, कि बस की जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद होना। ड्राइवर ने बाल्टी में जो बचा हुआ पेट्रोल था उसको निकालकर उसे अपने बगल में मतलब पास में रख लिया, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ये देखो, टंकी उसकी फूट गई तो ड्राइवर ने क्या किया, एक नली तो इंजन में लगा दी और एक बाल्टी में रख दी, और उससे वो, जैसे हम पानी भेजते हैं, पानी बाल्टी में पानी डालते हैं और फिर उसमें पाइप डालकर उसको खींचते हैं मुंह से, तब वो पानी आने लगता है। फिर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो बाल्टी ख़त्म नहीं होती तब तक वो पानी आता रहता है। तो वही युक्ति मतलब तरकीब ड्राइवर ने लगाई। अब मैं उम्मीद से कह रहा था, उम्मीद मतलब आशा से, कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार जो हैं वो इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। कि जैसे छोटे बच्चे को चम्मच से दूध पिलाते हैं ना, वैसे ही वो क्या करेंगे, नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, तो वैसा ही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, कि क्या पता अब क्या टूटेगा। ब्रेक फेल भी हो सकते हैं, स्टीयरिंग भी टूट सकता है। तो ये जो विचार हैं ये लेखक के मन में आ रहे थे। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने मतलब मन को भावन करने वाले, मतलब मन को अच्छे लगने वाले। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी
बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि उस बस में उसको ऐसा लग रहा था कि बाहर की सभी वस्तुएं उसकी दुश्मन हैं। जो भी पेड़ आता तो लेखक को ये डर रहता कि इससे बस टकराएगी। इसी कारण वो दुश्मन समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये पेड़ रास्ते में नहीं है, वरना बस इससे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो लेखक सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। गोता मतलब इसमें एक डुबकी मारकर ये आएगी। एकाएक फिर बस रुक जाती है। फिर अचानक क्या होता है? दोबारा बस रुकती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। तरकीबें मतलब उपाय किए, पर वह नहीं चली। कि अब की बार वो रुक गई तो उसमें जितने भी उपाय करने थे वो कर लिए, मगर वो दोबारा नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कि बस का यह आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार ये कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब एक नंबर की है ये बस तो। जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक क्या होता है? कि संयोग की बात है ये, वरना बस तो ये बहुत बढ़िया है। अब वाली बसों से ये तो कितनी ही गुना बढ़िया है। क्षीण चांदनी मतलब थोड़ी थोड़ी मध्यम चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। कि दयनीय मतलब जिस पर दया आती हो। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। तो बस की तुलना किससे की है? वृद्धा से की है। कि जैसे बूढ़ा आदमी क्या होता है, चलते चलते थक जाता है तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है, उसी प्रकार बस भी चलते चलते थक गई बेचारी, यह भी थोड़ा आराम करेगी। हमें गलानी हो रही थी। क्या? कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। गलानी मतलब पश्चाताप हो रहा था कि हम इसके ऊपर बैठकर आए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया। प्राणांत मतलब प्राणों का अंत। प्राण धने अंत, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अणे का ए और आ ए मिलकर क्या बन गए? आ बन गया। तो ये प्राणांत जो है दीर्घ स्वर संधि है, प्राणों का अंत। तो इस बियाबान में, बियाबान मतलब सुनसान, इस बियाबान स्थान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि में अंति धन इष्टि, अंति धन इष्टि, तो इसमें यण स्वर संधि है। ई का ये हो रहा है, यण स्वर संधि इसमें अंत्येष्टि में है। तो अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम क्रियाक्रम करना। आपको संधि से संबंधित अगर वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देखें, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार यह संधि बनती है। बहुत ही सरल भाषा में वहाँ आपको बताया गया है। आगे है, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोल लिया और उसमें कुछ सुधार किया। बस थोड़ी देर में चली और आगे निकल गए। उसकी चाल और कम हो गई थी। कि पहले तो वो तेज दौड़ रही थी, अब वो थोड़ी धीरे धीरे दौड़ने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। कि अब उसमें क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी जो लाइटों की रोशनी है वो भी कम होने लगी। चांदनी में, चांदनी रात थी, चांद का उजाला था, रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, मतलब धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती। तो बेचारी को डर लगता कि पहले इनको निकल जाने देते हैं, हम तो आराम से चलने वाले हैं। और वह कहती, कौन कहती यहाँ पर? वो बस कहती, लेखक उसके मन की बात कर रहा है कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कि तुम तो जवान हो, तेज दौड़ते हो, निकल जाओ। अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे में ऐसी ताकत नहीं है कि मैं भी आपके बराबर दौड़ सकूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिसल करके
बैठ गया, पंचर हो गया बेचारा एक टायर। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर वो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि अब क्या होगा आगे। वह टायरों की हालतें जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में वो सफरें कर रहे हैं कि उस बस के जो टायर थे वो भी पूरी तरह से घिस चुके थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग क्या होता है? तो उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। उन्होंने त्याग किया कि हम तो इसी में चलेंगे। दुर्लभ मतलब जो मिलना कठिन हो। दुर्लभ में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और इसमें उद उपसर्ग का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उद उत्सर्ग में उद उपसर्ग है और सर्ग मूल शब्द है और इसमें दुर उपसर्ग और लभ मूल शब्द। सोचा कि इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो ये बात किसके बारे में लेखक कह रहा है? ये कह रहा बस का जो दूसरा मालिक था वो इस बस के अंदर सफ़र कर रहा था, तो उसके बारे में ये बातें हो रही हैं। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते कि जब हम डूबकर मर जाते तो देवता हमारा स्वागत करते स्वर्गलोक में। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर इसने अपनी बस का नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी कि वो टायर पंचर हो गया तो दूसरा टायर लगा लिया। वो भी कैसा था? वो भी घिसा हुआ था, मतलब वो भी पुराना टायर था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। वक्त मतलब समय पर, कि हम तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना यहाँ कोई इंसान नहीं है, ये स्थान का नाम है। ऐसे मत सोचना पन्ना इनका मित्र था और उनके पास ये जा रहे थे। पन्ना क्या है? कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी कि हम तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते अब शायद। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी। लेखक को तो लगने लगा कि हमें तो पूरा जीवन इसी बस में गुजारना पड़ेगा, ये आराम से चलेगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मतलब प्रयाण मतलब प्रस्थान, दूसरे लोक में जहाँ व्यक्ति देहांत के बाद पहुंचता है, तो हम वहाँ पहुंचने का इंतज़ार इस बस के द्वारा कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी मतलब व्याकुलता, तनाव खत्म हो गया है। तनाव क्या होता है? जो मानसिक दबाव होता है वो भी खत्म हो गया था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह उस बस में बैठ गए। इत्मीनान मतलब निश्चिंत होकर हम उस बस में बैठे हुए थे। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। तो इस प्रकार इस कहानी का अंत यहाँ हो जाता है। इस कहानी से संबंधित जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण के जो विषय हैं उससे आप इनको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।